नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। लंबे समय में कैसे कर सकते हैं वेल्थ क्रिएशन, क्या है मुनाफा कमाने का फॉर्मूला, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है और जल्द शुरुआत से कैसे आपको अपने वेल्थ को क्रिएट करने में मदद मिलती है, इस पर करने वाले हैं आज खास चर्चा। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय करा देते हैं। वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी और मॉर्निंग स्टार में मैनेज पोर्टफोलियो के डायरेक्टर धवल कपाड़िया। हेमंत और धवल दोनों का बहुत स्वागत करते हैं हम आज के इस शो में। और क्योंकि यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन के फॉर्मूला की बात हो रही है, तो कोई एक फॉर्मूला तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है, इसलिए बहुत सारे पैरामीटर्स और कंडीशंस को मिलाकर वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। सबसे पहले जब हम अलग अलग एसेट क्लासेस में हेमंत जी निवेश करने की बात करते हैं और उनमें एक बैलेंस बनाने की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा लोग एसेट एलोकेशन के बारे में पूछते हैं कि एसेट एलोकेशन से वेल्थ क्रिएशन का रास्ता कैसे निकल सकता है, कैसे इक्विटी या डेट या किसी और एसेट क्लास के बैलेंस से हम रिस्क और रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए स्वाति, जब आप इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, जब हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, तो हर निवेशक ये चाहता है कि हमें हेल्दी रिटर्न मिले, अच्छा रिटर्न मिले। जाहिर सी बात है, अगर आपका इंटेंट ये है कि आप अच्छा रिटर्न कमाएं, तो वो जो आपका पोर्टफोलियो है वो भी वैसा होना चाहिए, उसमें वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आप जो अचीव करना चाहते हो। तो आई थिंक उसी हिसाब से अगर आप देखें तो एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पर्पस ये है कि आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका रुझान जो है वो इक्विटी भी होना पड़ेगा। अगर आप मीडियम टर्म में कैपिटल प्रोटेक्शन भी चाहते हैं और ग्रोथ भी चाहते हैं, तो एक हाइब्रिड पोर्टफोलियो बनेगा। और अगर आपका रुझान इसलिए है कि आप चाहते हैं कि ये जो कैपिटल सेफ्टी है वो आपकी प्रायोरिटी हो, तो फिर आप में आपके जो पोर्टफोलियो में डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा होना होगा। तो आई थिंक इसीलिए एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको मदद करता है बताने में कि आप किस तरह का रिस्क ले रहे हैं और किस तरह का रिटर्न आप कमा पाएंगे। तो जो डिसअपॉइंटमेंट होती है इन्वेस्टर्स को आगे जाके, वो डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है। देखिए, जब एसेट एलोकेशन की बात करते हैं स्वाति, तो हम एक कई बार हम ऐसा एक थंब रूल की बात करते हैं कि भाई जितनी 100 में से आपकी जो एज है, उसके बाद जो बचेगा वो उतना पैसा आपका इक्विटी में जाना चाहिए। बट मेरा हमेशा ये मानना है, थंब रूल हमेशा आपको सही सोल्यूशन नहीं देता, क्योंकि वो आपकी पर्सनल सिचुएशन को नहीं देखता। तो आपको अपना समय देखना है, अपना टाइम होराइजन देखना है। वो डिसाइड करेगा कि आपको किस इन्वेस्टमेंट में रिस्क ले सकते हो, किस में नहीं ले सकते हो, और किस में दोनों का कॉम्बिनेशन हो। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने टाइम होराइजन पे बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि वही डिसाइड करेगा, जैसे मैंने कहा, कि आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो या कैपिटल प्रोटेक्शन करना चाहते हो। एब्सोल्युटली। और रिस्क एपेटाइट और निवेश अवधि को ध्यान में रखते हुए एसेट एलोकेट करने का तरीका क्या है धवल, ये जानना जरूरी है। जैसा हेमंत जी बता रहे थे, एक तो रिस्क प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आपका गोल कितना दूर है। इन दोनों फैक्टर्स के अलावा किसी और फैक्टर को ध्यान में रखते हुए एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, जिससे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में आसानी हो। बिल्कुल, बिल्कुल। जो सबसे ज़्यादा इस ये दोनों फैक्टर्स के साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो समझने की बहुत ज़रूरत है, वो है कि एसेट क्लासेस जो है, जैसे इक्विटी हम बोलते हैं, डेट बोलते हैं, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, हर एक का जो रिस्क एंड रिवॉर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, जो फीचर्स रहते हैं, वो अलग रहते हैं, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे इक्विटी में भी जब हम एलोकेट कर रहे हैं, तो ये समझना ज़रूरी है, जैसे हम लार्ज, मिड या स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हर एक के जो रिस्क और रिटर्न जो फीचर्स हैं, जो जैसे स्मॉल कैप में रिटर्न ज्यादा बन सकते हैं, लेकिन उसमें फ्लक्चुएशन या वोलेटिलिटी नॉर्मली हम देखते हैं ज्यादा होती है। तो वो चीजें समझना बहुत जरूरी है, और उस चीज को आपको आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क एपेटाइट के साथ जोड़ना जरूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समझ लीजिए आप सोच रहे हैं कि आपको 4 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, आपका कोई गोल है, या 4 से 5 साल के अंदर जो आपको मीट करना है, तो फिर आप जब पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा एलोकेशन आप स्मॉल या मिड कैप्स को नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा हो सकती है। कभी 3 या 4 साल के पीरियड में कभी कभी नेगेटिव रिटर्न्स भी बन सकते हैं, तो वो ध्यान में रखना जरूरी है। तो इसलिए आप जैसे 4 या 5 साल का पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो उसमें शायद लार्ज कैप्स का एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए पोर्टफोलियो में। सो शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा कि एसेट क्लास को भी समझना जरूरी है, अलोंग विद
जो आपकी रिस्क एपेटाइट और आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, उसके साथ एसेट क्लासेस के जो फीचर्स है या रिस्क रिटर्न जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जैसे मैंने कहा, वो समझना भी बहुत जरूरी है। ओके, तो रिस्क एपेटाइट होराइजन के अलावा एसेट क्लास के अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एसेट क्लास कौन से समय किस तरीके से आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से रिएक्ट कर सकता है या कैसे फिट बैठता है, इसको ध्यान में रखते हुए एसेट एलोकेट करें। अब इंपॉर्टेंट बात ये समझना है, जब वेल्थ क्रिएशन के हम जर्नी की बात करते हैं हेमंत जी, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ये होता है कि आप शुरुआत कब करते हैं। आमतौर पर यही कहा जाता है कि जितना जल्दी आप शुरुआत करें उतना लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में आपको आसानी होती है। इसको हम कैसे समझें और जल्द शुरुआत से कैसे लक्ष्यों, किन तरीके के लक्ष्यों में हमें को ज्यादा बेहतर ढंग से अचीव करने में आसानी होती है। स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कितना जल्दी आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करते हो वो काफी हद तक डिसाइड करेगा कि आप किस तरह की वेल्थ लॉन्ग टर्म में, जैसा आपने कहा कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आपके लॉन्ग टर्म के गोल हो, वहां पे ये टाइम कितना जल्दी आप शुरुआत करते हैं, कितना लंबा समय अपनी इन्वेस्टमेंट को देते हैं, वो काफी हद तक एक रोल प्ले करता है आपके वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस में। हमारे देश में क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली, अगर आप यंगस्टर्स को पूछें कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्रोसेस कब शुरू करना चाहेंगे, तो उनको लगता है कि नहीं, अभी तो बहुत लंबा समय, अभी जल्दी क्या है। फिर ऐसे भी निवेशक मिलेंगे जिनको लगता है कि भाई 2 या 3 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना, तो कहते हैं ना, जैसे ओवरवेल्म हो जाते हैं वो कि ये कैसे बनेगा। सबकी सच्चाई ये है कि अगर आप लंबा समय अपनी इन्वेस्टमेंट को दें, सही एसेट क्लास चुनें, इक्विटी में सही तरीके का पोर्टफोलियो बनाएं, तो छोटी रकम से भी आप एक बड़ी रकम बना सकते हो। तो आई थिंक सबसे ज्यादा ध्यान इसमें देना है कि जितना जल्दी शुरू कर सकेंगे उतना ही फायदा होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए आप 10,000 रुपए की SIP इक्विटी फंड में करते हो 20 साल के लिए, तो 12% के हिसाब से आप एक करोड़ का कॉर्पस जो है बना पाएंगे। यही प्रोसेस अगर आप 5 साल के लिए डिले करते हैं, मान लीजिए अपने आपको आप 15 साल का समय देते हैं, तो आपका जो कॉर्पस बनेगा वो 50 लाख का बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि 5 साल में आपका पोर्टफोलियो जो है, जो वर्थ है उसकी, वो 50% कम होगी। इनफैक्ट ये भी समझना जरूरी है हर निवेशक को कि अगर हर 10 साल जो अपना आप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस डिले करते हो, तो आपको 3 गुना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा कंपेयर टू अगर आपने 10 साल पहले शुरू किया होता वही कॉर्पस बनाने के लिए। तो आई थिंक जितना आप डिले करेंगे उतना ही आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी। दूसरी बात, जब आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो, जैसा कि हम जानते हैं बाय नेचर वो वॉलेटाइल है, तो अगर आप चाहते हो कि वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे कम पड़े, सही मायने में उसका जो सही पोटेंशियल है उसका फायदा हो, तो जितना लंबा समय आप अपने इन्वेस्टमेंट को देंगे उतना ही फायदा होगा। बट ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म गोल जैसे बच्चों की एजुकेशन हो सकती है या आपकी अपनी रिटायरमेंट हो सकती है, तो ऐसे गोल्स में आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल, तो वेल्थ क्रिएशन के इस जर्नी में एसेट एलोकेशन जितना इंपॉर्टेंट है, उससे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप निवेश की शुरुआत कब करते हैं। और जैसा हेमंत जी ने बताया, अगर आपकी उम्र 30 साल है, आपने 20 साल का एक होराइजन रखा है, तो आप 12% अनुमानित रिटर्न 12% के हिसाब से 10,000 की पर मंथ SIP में 1 करोड़ रुपए 20 साल के बाद अचीव कर सकते हैं किसी अपने एक लंबे अवधि के गोल के लिए। लेकिन अगर वही गोल आप 35 साल में उस अचीव करने के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो आपके पास टाइम कम हो गया और उसी 12% के अनुमानित रिटर्न के साथ आप उससे आधी रकम यानी 50 लाख ही इकट्ठा कर पाएंगे। तो ये है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। तो उसमें इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मानिए 1 करोड़ हासिल ही करने थे 20 साल में, तो आपको अपनी SIP अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी, मतलब आपको ज्यादा पैसे डालने पड़ेंगे। और ऐसे में आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से अपना गोल अचीव कर पा रहे थे। अचीव तो वहां पर भी कर पाएंगे, लेकिन हाँ, अमाउंट आपको SIP बढ़ानी पड़ेगी। अब यहाँ पर धवल इंपॉर्टेंट समझना ये हो जाता है कि आजकल का बाजार काफी यूफोरिक माहौल में है। बाजार में हम एक अच्छा उछाल देख रहे हैं। तो ऐसे में कई जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो एसेट एलोकेशन है उसमें शायद हो सकता है कुछ डिसबैलेंस आ गया हो। जब एक हम एसेट एलोकेशन को बैलेंस करने की बात करते हैं, किसी ने सोचा होगा कि इक्विटी एलोकेशन एक पर्टिकुलर अमाउंट में रखना हो, परसेंटेज पे रखना हो, या डेट को एक पर्टिकुलर एलोकेशन में रखना हो सकता है, मुमकिन है कि वो काफी उतार चढ़ाव में ऊपर नीचे हो गया होगा। तो रीबैलेंस करना अभी फिलहाल इस मार्केट के माहौल में आपको एडवाइजेबल लग रहा है? हाँ बिल्कुल,
थिंक वो बहुत एक जरूरी प्रोसेस भी है। जैसे हम एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं, उसके साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो एसेट एलोकेशन जो हमने तय किया है, जैसे समझ लीजिए सिंपली पुट, समझ लीजिए आपने सोचा है कि 50% इक्विटी 50% डेट में इन्वेस्ट करना है, और जैसे मार्केट इतना जब रनअप करता है, ऑफकोर्स पिछले 2-3 महीने में हमने देखा है कि थोड़ा रनअप हुआ है मार्केट में, पर्टिकुलरली लास्ट 1 मंथ और सो, तो समझ लीजिए आपका जो 50-50 का एलोकेशन था, ओरिजिनली था, वो भी जाके समझ लीजिए 55-45 हो गया है। तो उस सिचुएशन में आपको रीबैलेंस करना जरूरी है, नहीं तो फिर जो आपका पोर्टफोलियो का रिस्क लेवल है वो बढ़ जाता है। आप सोच रहे हैं कि जो इक्विटी एसेट क्लास ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो मैं क्यों रीबैलेंस करूं, लेकिन ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि जब ये अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो काफी टाइम ये भी हो सकता है, जैसे हमने पिछले 2 साल में भी देखा है कि मार्केट में करेक्शन भी काफी शार्प आ सकते हैं। तो मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी अभी भी है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अभी ऑल्दो इन्फ्लेशन अभी पिछले कुछ हफ्तों में गिरा है, लेकिन जो टारगेट लेवल्स है यूएस में या इंडिया में या दूसरे देशों में, उससे फिर भी काफी ज्यादा है वगैरह, जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं वगैरह, जो दूसरे रिस्क फैक्टर्स भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए रीबैलेंसिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम करना जरूरी है। जैसे मैंने कहा 50-50 का 55-45 हो गया पोर्टफोलियो, इक्विटी का पोर्शन जो है 55% हो गया है, तो उसको आप कम करके यू ब्रिंग इट बैक टू अराउंड 50% और सो। बट समझ लीजिए 1-2% का चेंज हुआ है तो फिर रीबैलेंस करने की जरूरत नहीं है। 3 से 4% से ज्यादा का चेंज हुआ है, समझो 50-50 का पोर्टफोलियो 51-49 हो गया, फिर आपको रीबैलेंस उस टाइम में करना, स्मॉल चेंजेस के लिए या स्मॉल डिविएशंस के लिए हम मानते हैं कि उसको चेंज करने, रीबैलेंस करने की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ा डिविएशन हो गया है, 3-4-5% का डिविएशन है, तो फिर आपको रीबैलेंस करना जरूरी है, पोर्टफोलियो का जो रिस्क लेवल मेंटेन करने के लिए। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट जब हम रीबैलेंसिंग की बात करते हैं, मे बी ये कैटेगरी लेवल पर हो या फिर एसेट क्लास लेवल पर हो, उसमें हेमंत जी यूजुअली जो निवेशक हैं वो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि क्या उन्हें एक पर्टिकुलर फंड में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जितना जरूरी है फंड में निवेश करना, उतना ही जरूरी है ये डिसीजन में लेना कि क्या एक फंड से निकलने का सही समय क्या है। तो ये जो एग्जिट का समय है वो एक रीबैलेंसिंग के इस प्रोसेस में हम क्या इस पे डिसीजन ले सकते हैं, और क्या ऐसी वजह हो सकती है, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जब किसी को अपने फंड से निकलना चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि कई दर्शक हमें सवाल पूछते हैं कि एक पर्टिकुलर फंड में उन्होंने इन्वेस्ट ये सोचकर किया क्योंकि ये तो स्टार रेटेड फंड था, या तो इसमें बहुत अच्छे रिटर्न, प्रीवियस रिटर्न्स आ रहे थे, लेकिन पिछले 1 साल में या 2 साल में या इनफैक्ट इवन कुछ महीनों में नेगेटिव रिटर्न फंड दे रहा है। तो एक फंड से निकलने की सही स्ट्रैटेजी क्या हो? देखिए स्वाति, जब हम एग्जिट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो बेसिकली एग्जिट 2 लेवल पे होता है। एक तो होता है एसेट क्लास से, यानी अगर आपको लगता है कि जैसे अगर हम पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की बात करें तो आप इक्विटी से बाहर निकल के डेट में या किसी और एसेट क्लास में जाते हैं। और दूसरा एग्जिट स्ट्रेटेजी होता है फंड लेवल। तो आई थिंक जो जहां तक अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें, एसेट लेवल पे एग्जिट की बात करें, तो वो तो एक लंबा प्रोसेस है। जैसा हमने कहा कि अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन हो तभी आपको वो सोचना है, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कर रहे हो तो आपने ऑलरेडी अपनी एसेट क्लास को लंबा समय दिया हुआ है, रिटायरमेंट का 15-20-25 साल, तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली उसको रीबैलेंस करना पड़े। जहां तक फंड की बात है, देखिए 2 कारण हो सकते हैं फंड में आपको चेंज करने के। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टर्स को कंपेल करता है चेंज करने के लिए वो होती है परफॉर्मेंस। अनफॉर्चुनेटली कई बार इन्वेस्टर जो है शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को देखते हैं और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को इग्नोर करते हैं। तो जब शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस उनको लगता है कि वॉलेटाइल है या फंड ने अच्छा नहीं किया, तब वो वहां से निकलना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप मान लीजिए किसी इक्विटी फंड में हो और इक्विटी मार्केट खुद से अगर नीचे गिरी है, तो आपको ये देखना कि आपका फंड कंपेयर टू द मार्केट कितना गिरा है। अगर मान लीजिए मार्केट 10% गिरी है, आपका जो फंड है वो 2 या 3% गिरा है, तो फंड मैनेजर ने आपको गिरते हुए बाजार में प्रोटेक्शन दी है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें, एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं देखेंगे। क्योंकि ऐसे समय में अगर आप कंपेयर करेंगे कि मुझे एफडी में 5% मिल रहा था, 6% मिल रहा था, यहाँ पे मेरा नेगेटिव है, तो वो एक सही अप्रोच नहीं है। परफॉर्मेंस को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में डालना इंपॉर्टेंट है। उसकी कंपैरिजन आप कीजिए बेंचमार्क से, उसकी कंपैरिजन कीजिए पीयर ग्रुप यानी उसी ग्रुप के जो दूसरे फंड है उनकी एवरेज से। अगर आपका फंड
कंसिस्टेंटली उस एवरेज से बेटर रिटर्न दे रहा है आपको, तो मुझे नहीं लगता कोई कारण है कि आपको उस फंड से निकलना होगा। अगर आप टॉप परफॉर्मिंग फंड्स को चेंज करेंगे तो मान के चलिए कि हर 3 महीने 6 महीने के अंदर टॉप परफॉर्मिंग फंड बदलेंगे। इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं कर सकते। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब आप एक गोल लेके चलते हैं, मान लीजिए आपका गोल है 15 साल दूर और आपने इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, इक्विटी फंड्स का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। जब 1 या 2 साल बचे, तब आप पोर्टफोलियो को रीअलाइन करना शुरू करें एक ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो से एक इनकम एंड ग्रोथ का, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है और साथ ही आपको इनकम भी चाहिए। आई थिंक ये 2 बड़ी सिचुएशन है जहां पे आपको फंड से निकलने की जरूरत पड़ सकती है। बट जैसा मैंने कहा, बहुत ज्यादा समय भी मत दीजिए नॉन परफॉर्मिंग फंड को, बहुत कम भी समय मत दीजिए फंड मैनेजर को कि वो अपनी एबिलिटी को प्रूव ना कर पाए। तो जल्द शुरुआत, मुनाफे की बरसात। जितना जल्दी आप निवेश की शुरुआत करेंगे उतना वेल्थ क्रिएट करने में आपको आसानी होगी। और वेल्थ क्रिएशन के इस रास्ते में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा। हमने एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी की बात की है, उसके अलावा एसेट रीबैलेंसिंग और साथ ही और भी कई चर्चा हम करने वाले हैं। हमारे साथ धवल कपाड़िया है मॉर्निंग स्टार से, और साथ ही हमारे साथ हेमंत रुस्तगी है वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड से। धवल, अब कई लोग ये इच्छुक है जानने में कि अभी एट द मोमेंट या फिर आने वाले कई सालों के लिए कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं। पहले मैं आपसे कैटेगरीज जानूंगी, फिर बाद में मैं आपसे फंड्स भी समझूंगी, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैटेगरीज के बारे में समझना और जानना जरूरी है, जो कि एक निवेशक के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल की जानी चाहिए बाजार के ऐसे माहौल में भी और साथ ही वेल्थ क्रिएशन के पर्पज से भी। बिल्कुल। तो इसमें मैं कहूँगा कि एक पोर्टफोलियो का अप्रोच जो ले सकते हैं, वो एक कोर और सैटेलाइट अप्रोच ले सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो एक पोर्टफोलियो का जो सबसे ज़्यादा एलोकेशन होगा, वो कुछ मेन कैटेगरीज़ में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कहेंगे ब्रॉडली मैं कहूँगा कि 3 एसेट क्लासेस होते हैं जिसमें निवेशक को इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। ये 3 एसेट क्लासेस हैं: इंडियन इक्विटी, फिक्स्ड इनकम या डेट, जो इंडियन फिक्स्ड इनकम फंड्स है या फिक्स्ड इनकम कैटेगरी है, और तीसरा जो कैटेगरी है वो बहुत जरूरी, काफी इन्वेस्टर्स उस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए, इंटरनेशनल इक्विटीज। तो ये 3 कैटेगरीज बहुत जरूरी है। इंडियन इक्विटी और डेट के बारे में तो काफी लोग जानते हैं, लेकिन इंटरनेशनल इक्विटी का महत्व ये है कि उसमें 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि दूसरे मार्केट्स में, जैसे हम देखें सबसे बड़ा कैपिटल मार्केट जो दुनिया का है वो यूएस इक्विटी मार्केट है, बराबर है। तो फिर आप वहाँ के जो कंपनीज है, उनकी स्केल, उनके प्रोडक्ट्स तो हम डेली यूज करते हैं, जैसे गूगल है या फेसबुक है वगैरह वगैरह। तो ये सब जो स्टॉक्स लिस्टेड है वो यूएस इक्विटी मार्केट में लिस्टेड है। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको एक्सपोजर लेके ये कंपनी से आपको एक मतलब पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल सकता है। इनकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है उससे भी आपको फायदा हो सकता है। और दूसरा फायदा ये है कि आपको जो रुपी, जो करेंसी, जो इंडियन करेंसी है, वो काफी बार हम देखते हैं कि बिकॉज यहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा करके दूसरी कंट्री से ज्यादा रहता है, तो रुपी ओवर पीरियड ऑफ टाइम डिप्रिशिएट होती है। तो इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करने से आपको जो करेंसी का एक हेज भी मिल जाता है। जैसे रुपी डिप्रिशिएट होता है तो ये इंटरनेशनल फंड्स में आपको उसका फायदा हो सकता है। तो ये बहुत कैटेगरी भी जरूरी है पोर्टफोलियो में रखने के लिए। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज है। फिर आप फर्दर इसको थोड़ा दूसरी कैटेगरीज में स्प्लिट करेंगे। जैसे इंडियन इक्विटी को आप लार्ज स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन जो प्रोपोर्शन होगा वो आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन और आपकी जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से होगा, जैसे हमने पहले बात करी थी। फिर जैसे डेट कैटेगरीज में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म डेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंटरनेशनल इक्विटी में मैं मानूंगा कि आप यूएस, यूरोप और इमर्जिंग मार्केट्स जो ब्रॉड कैटेगरीज है उनमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। और ये जो आपका पोर्टफोलियो का जो कोर या सेंटर पोजीशन जो ज्यादा एलोकेशन होगा वो ये 3 जैसे ब्रॉड एसेट क्लासेस है उसमें रखना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है ओवर लॉन्गर पीरियड फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। ओके, और वेल्थ क्रिएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कई बार हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं हेमंत जी, वो है टैक्स का एस्पेक्ट। मतलब हमें किसी इक्विटी या फिर डेट या फिर किसी बेसिकली एसेट क्लास से पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना मिल रहा है। लोग बस ये देखते हैं कि उस समय की ब्याज दर कितनी है या रिटर्न कितना मिल रहा है, बट दे डोंट कीप इन माइंड कि
टैक्स कटने के बाद या टैक्स इम्प्लीकेशन के बाद उनके हाथ में कितना पैसा आ रहा है। तो वेल्थ क्रिएशन की इस जर्नी में पोस्ट टैक्स रिटर्न आपके लिहाज से कहाँ बेस्ट है? स्वाति, आई थिंक वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में दोनों ग्रॉस रिटर्न एज वेल एज पोस्ट टैक्स रिटर्न इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे फिक्स डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जाते हैं, आपको पता है कि वहां पे रिटर्न लो है। यस, ये बात सही है कि वहां पे कैपिटल सेफ्टी है, गारंटीड रिटर्न हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर वो जो ऑप्शन है वहां पे पोस्ट टैक्स रिटर्न बहुत कम है। तो अगर आप हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं 20 से 30% में, तो आपका जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो काफी कम हो जाता है। एक तो रिटर्न कम है, उसके बाद क्योंकि इतना सारा आपको टैक्स देना पड़ता है, आपके पोस्ट टैक्स रिटर्न कम हो जाते हैं। और लॉन्ग रन में ये हमेशा ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन जो है वो काफी बड़ा रिस्क है आपके वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस के लिए। तो अगर आपका पोर्टफोलियो की पोस्ट टैक्स रिटर्न इन्फ्लेशन को कंसिस्टेंटली बीट नहीं करती है, यानी आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न पॉजिटिव नहीं है, तो आप वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको उन ऑप्शन को देखना है जहां पे ग्रॉस रिटर्न आपको बेटर मिले। तो जैसे मार्केट लिंक प्रोडक्ट होते हैं जो म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस के, और वहां पे पोस्ट टैक्स रिटर्न आपको बेटर मिलता है। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो, 1 साल के बाद जो भी आपको गेन होता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, और वहां पे आपको एक फ्लैट रेट 10% पे आपको टैक्स पे करना है। अगर हम डेट फंड की बात करें, उसको कंपेयर करें फिक्स डिपॉजिट से, जहां पे आपको 30% अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में देना पड़ता है, यहाँ पे अगर आप 3 साल पैसा रखते हैं तो वहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है कि मान लीजिए आपको 8% का अगर रिटर्न मिला और इन्फ्लेशन अगर 6% पे है, तो जो दोनों का डिफरेंस है 2%, उसके ऊपर 20% आपको देना, यानी 0.40। आपकी जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो 7.6 होगी। तो जैसा आप देख सकते हो कि उसी एसेट क्लास में होते हुए भी आपने अपने आप को मौका दिया कि आपके जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो कहीं बेहतर है ट्रेडिशनल ऑप्शन से। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिल्कुल एग्री करता हूँ, जैसा आपने कहा, काफी बार इसको इग्नोर किया जाता है क्योंकि फोकस जो है वो ग्रॉस रिटर्न पे होता है, जबकि आपका फोकस ग्रॉस रिटर्न एज वेल एज पोस्ट टैक्स रिटर्न दोनों पे होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म में सही तरीके से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। बिल्कुल। और वेल्थ क्रिएशन के इस सफर में अब धवल, जो आपने कुछ कैटेगरीज का नाम लिया था, उसमें अगर कुछ फंड्स हमारे दर्शकों को आप बता पाएं कि किन तरीके के फंड्स में निवेश किया जा सकता है। डेफिनेटली जब आप निवेश करें तो आप अपनी समझ से फिर अपने रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल को देखते हुए निवेश करें, पर कुछ सजेशंस धवल भी आपको दे सकते हैं। इसलिए धवल बताइए, कौन से फंड्स आप रेकमेंड करेंगे निवेश करने के लिए? बिल्कुल, जैसे मैं पहले शुरुआत करूंगा इंडियन इक्विटी से। उसमें आप जैसे मैंने पहले कहा, आप 3 कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में। तो उसमें लार्ज कैप में आप समझ लीजिए एक आधा इंडेक्स फंड ले सकते हैं, जैसे एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है, जो लो एक्सपेंस रेशो है। आजकल हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप्स में जो परफॉर्मेंस है एक्टिव फंड्स की, वो थोड़ी मतलब उसमें थोड़े चैलेंजेस आ रहे हैं थोड़ी एक्टिव रिटर्न जनरेट करने में। तो इसलिए आप एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं, और उसके साथ एक और लार्ज कैप फंड है। अब मेरे एसेट लार्ज कैप फंड है, वो काफी पुराना फंड है, काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। जो मैनेजर्स है वो भी काफी टाइम से उस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो वो ये 2 फंड्स आप लार्ज कैप में कंसिडर कर सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी जैसे मैं उसमें एक कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड करके है, जो विच इज मैनेज्ड बाय अ मैनेजर कॉल्ड एज पंकज तिब्रेवाल, और ये काफी साल से मैनेज कर रही है स्ट्रेटेजी को, और इसका भी परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रहा है। स्मॉल कैप में आप एचडीएफसी स्मॉल कैप कंसिडर कर सकते हैं। इसको चिराग सेतलवाद मैनेज कर रहे हैं, वो भी काफी सालों से ये फंड को मैनेज कर रहे हैं। परफॉर्मेंस भी फेयरली कंसिस्टेंट रहा है। तो ये इंडियन इक्विटी की बात हुई, तो ये फंड्स आप देख सकते हैं। और समझ लीजिए कोई इन्वेस्टर होगा जो सोच रहा है कि मुझे मैं 3 कैटेगरीज में अलग अलग फंड में नहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो फिर आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड है, या फिर कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है। ये दोनों फंड्स कंसिडर कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। ये फ्लेक्सी कैप जो फंड्स है वो तीनों, ये जो लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्ट करती है। तो आपको 1 या 2 फंड के थ्रू ये पूरा एक्सपोजर मिल सकता है। और जैसे दूसरी मैं बात करूंगा फिक्स्ड इनकम जो कैटेगरी है, डेट फंड्स की जो कैटेगरी है, उसमें शॉर्ट टर्म डेट में आप कोटक बैंकिंग एंड पीएसयू फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर मीडियम टर्म के लिए आप आईडीएफसी गिल्ड 2027 जो इंडेक्स फंड है, जो जैसे हम टारगेट मेच्योरिटी फंड कहते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो तीसरा बकेट जो हमने पहले डिस्कस किया था वो इंटरनेशनल इक्विटी का था।
उसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि उसमें भी दो ऑप्शन है। आप सेपरेटली यूएस, यूरोप और इमर्जिंग इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें समझ लीजिए यूएस इक्विटी फंड के हिसाब से आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड कंसिडर कर सकते हैं। यूरोपियन इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो फिर इन्वेस्को पैन यूरोपियन फंड कंसिडर कर सकते हैं, और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ईडलवाइज इमर्जिंग मार्केट फंड कंसिडर कर सकता है। ये फीडर, कुछ इसमें से फीडर फंड्स है जो दूसरे ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे आप एक्सपोजर इंटरनेशनल फंड्स में ले सकते हैं। नहीं तो फिर आपको एक ही सिंगल फंड में समझो इन्वेस्ट करना है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, तो फिर आप उसमें दो ऑप्शन है। एक तो एक्सिस का ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्टेबल इक्विटी फंड, वो भी ग्लोबल फंड है जो अलग अलग मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है जो फंड मैनेजर के व्यूज के हिसाब से। तो ये फंड आप कंसिडर कर सकते हैं ग्लोबल एक्सपोजर के लिए। तो ब्रॉडली मैं कहूँगा ये फंड्स आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा स्वाति के आपकी रिस्क एपेटाइट और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो ध्यान में रखते हुए आपको ये फंड्स कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वेल्थ क्रिएशन कैसे करें, किन बातों का ख्याल रखें, कैसी कैटेगरी, कैसे फंड्स में निवेश आपको करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जहां पर आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न भी बेहतर मिले, इस पर चर्चा करने के लिए हेमंत रुस्तगी और धवल कपाड़ी, आप दोनों का बहुत स्वागत, धन्यवाद भी करते हैं हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।